नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी को सीट न मिलने के बावजूद 2 सीटों बोधगया और मखदूमपुर से उम्मीदवार उतारा जाएगा। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए मांझी ने कहा कि वह जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के गुस्से को समझते हैं और सहमत हैं, लेकिन उनकी परंपरागत सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारना उनका अधिकार है। बोधगया और मखदूमपुर सीटें इस बार सीट शेयरिंग के तहत चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई हैं, जिससे मांझी नाराज दिखाई दे रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे के अनुसार बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं, जबकि छोटे दलों में सबसे अधिक 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हिस्से में 6 सीटें आई हैं। इस स्थिति से चुनावी रणनीति पर असर पड़ने की संभावना है। हमास और इसराइल के बीच हुए युद्ध विराम समझौते और बंधकों की अदला बदली के बाद ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इस्राएली संसद में दिए गए भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ट्रंप को झूठी जानकारी दी गई थी कि ईरान का शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम हथियार बनाने के कगार पर है, जबकि उनकी अपनी खुफिया एजेंसी ने इसका कोई सबूत नहीं पाया। उन्होंने इसराइल को मध्य पूर्व का धमकाने वाला देश बताया और कहा कि अमेरिका और इसराइल की शांति पेशकश पर ईरानी जनता कैसे भरोसा करे, जब 4 महीने पहले ही ईरान पर बमबारी की गई थी। अरागची ने ट्रंप को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कोई व्यक्ति खुद को शांति का राष्ट्रपति नहीं कह सकता, जबकि वह लगातार युद्ध उकसाता है और युद्ध अपराधियों का समर्थन करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रंप या तो शांति के राष्ट्रपति हैं या युद्ध के, दोनों एक साथ नहीं। अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अडानी समूह के साथ साझेदारी में 15 अरब डॉलर यानी लगभग 1.26 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश 2026 से 2030 तक किया जाएगा और इसका मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर होगा। गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन ने कहा कि यह अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब होगा, जो भारत को वैश्विक एआई नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाएगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा का जिक्र करते हुए कहा कि हब में गीगावाट स्तर की कंप्यूट क्षमता और बड़े ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने इसे भारत के डिजिटल भविष्य के लिए ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बताया। हालांकि इस बीच गौतम अडानी और अन्य पर अमेरिका में रिश्वतखोरी का मुकदमा चल रहा है, लेकिन गूगल ने अडानी के साथ करार किया। यह निवेश भारत में लाखों नौकरियां पैदा करेगा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत इसे अप्रसन्नता का कारण भी माना जा सकता है। महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायक संग्राम जगताप ने दिवाली पर हिंदू दुकानों से ही खरीदारी करने वाले बयान पर विवाद छिड़ गया है। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन प्यारे खान ने कहा कि जगताप एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें ऐसे भेदभावपूर्ण शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उन्होंने बताया कि इस तरह के बयान देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकते हैं और इससे बचना चाहिए। संग्राम जगताप ने रैली में कहा था कि दिवाली के अवसर पर खरीदारी करते समय केवल हिंदुओं को ही फायदा होना चाहिए। इस बयान के बाद समाज में दरार डालने के आरोप लगे। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी पब्लिकली इस बयान पर नाराजगी जताई। पार्टी के विधायक इंद्रीस नायकवाड़ी ने चेतावनी दी कि अगर जगताप अपनी विचारधारा पर कायम रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और यदि नहीं देंगे तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके बावजूद जगताप ने अपना रुख नहीं बदला। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं के टिकट कट गए हैं। इस लिस्ट में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर का नाम शामिल नहीं है। नंदकिशोर फिलहाल पटना साहिब से विधायक हैं, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है। नंदकिशोर पटना साहिब से 7 बार विधायक रह चुके हैं और उन्हें क्षेत्र के लोगों का विशेष समर्थन मिला है। टिकट कटने के बाद उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वे पार्टी के निर्णय के साथ हैं और पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने नई पीढ़ी का स्वागत करते हुए पटना साहिब के लोगों का आभार जताया और कहा कि उन्हें जनता का दिया गया प्यार और स्नेह हमेशा याद रहेगा। गायिका मैथिली ठाकुर गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गई हैं। उन्होंने पटना में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैथिली ने कहा कि उनका चुनाव लड़ना प्राथमिक लक्ष्य नहीं है और वह पार्टी के निर्देशानुसार ही काम करेंगी। उन्होंने बिहार में एनडीए के विकास कार्यों की सराहना की
और प्रधानमंत्री मोदी को अपना पसंदीदा नेता बताया। मैथिली ने मधुबनी और दरभंगा में अपनी जड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों जगहों के लोग उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन चुनावी सीट का निर्णय पार्टी करेगी। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही उन्होंने राजनीति में आने और विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की इच्छा जताई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच टकराव बढ़ गया है। दोनों पार्टियां सीटों की संख्या पर अड़ी हुई हैं। दिल्ली में तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक बिना नतीजे के खत्म हो गई। कांग्रेस 61 से 63 सीटों की मांग कर रही है और अपनी पारंपरिक सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं आरजेडी ने कुछ सीटें देने से इनकार कर दिया। इसी बीच पटना में लालू प्रसाद यादव ने कुछ आरजेडी नेताओं को पार्टी सिंबल यानी टिकट बांटे, लेकिन तेजस्वी के लौटते ही ये सिंबल वापस ले लिए गए। कांग्रेस ने इस कदम पर नाराजगी जताई। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को बेहतर सीट शेयरिंग बातचीत करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि खड़गे ने राज्य नेताओं से मंगलवार तक विवाद सुलझाने को कहा है। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 जीती थी, जबकि आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बिहार में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। भाजपा ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 71 सीटों पर नाम घोषित किए गए। निवर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर और विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए के तहत भाजपा और जेडीयू 101 और 101 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा व उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह पहली बार है जब नीतीश कुमार की जेडीयू भाजपा से अधिक सीटों पर नहीं लड़ रही है। 2020 में भाजपा ने 110 और जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एनडीए नेताओं ने दावा किया है कि बिहार फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए तैयार है। बिहार के भागलपुर से जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सांसद पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में उनकी राय नहीं ली गई, जबकि वे क्षेत्र के सांसद हैं। मंडल ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, संसद पद से त्याग पत्र देने के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा कि सलाह न लिए जाने के कारण सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया। इससे पहले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने टिकट न मिलने की नाराजगी जताते हुए नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठे थे। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैब का स्टेज 1 लागू कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 14 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 211 रहा और प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में था। ग्रैब 1 के तहत लकड़ी और कूड़ा जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। सभी निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय करना अनिवार्य होगा और 500 वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स में डस्ट मैनेजमेंट प्लान का पालन जरूरी रहेगा। सड़क किनारे फूड स्टॉल और कमर्शियल रसोई घरों में केवल स्वच्छ ईंधन का उपयोग होगा। डीजल जनरेटर केवल आवश्यक स्थिति में इस्तेमाल होंगे, जबकि 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यातायात नियंत्रण के तहत प्रमुख चौराहों पर पुलिस तैनाती रहेगी और इंजन लाल बत्ती पर बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में बना रहने का अनुमान है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। वाई पूरन कुमार ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी। राहुल गांधी का यह दौरा दिवंगत अधिकारी के परिवार को सांत्वना देने के लिए था। कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट कर कहा कि वाई पूरन कुमार ने हाल ही में जातिगत उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली थी। ऐसी घटनाएं देश और समाज पर कलंक हैं और इस बात का प्रमाण है कि वंचित वर्ग आज तेजी से उम्मीद खो रहे हैं। बीजेपी RSS की नफरत भरी और मनुवादी विचारधारा ने समाज में इस हद तक जहर खोल दिया है कि मानवता दम तोड़ रही है। हरियाणा के रोहतक में साइबर सेल के ASI संदीप कुमार लाठर ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली है। संदीप कुमार उस जांच का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के कर्मचारियों से जबरन वसूली के आरोपों की पड़ताल हो रही थी। पुलिस ने बताया कि लाठौद गाँव स्थित उनके फार्म हाउस से एक पिस्तौल और सुसाइड नोट बरामद हुआ। संदीप ने नोट और 6 मिनट का वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने पूरन कुमार पर व्यापक भ्रष्टाचार, फाइलें रोकना, शिकायतकर्ताओं से पैसे वसूलना और महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप ने दावा किया कि IPS अधिकारी ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जातिगत मुद्दों का सहारा लिया और उनका डर था कि उनके कुकृत्यों का पर्दाफाश होगा। उन्होंने IPS की पत्नी IAS अमनीत P कुमार की संपत्ति की भी जांच की मांग की।
संदीप ने कहा कि वे सत्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने ईमानदारी से खड़ा होकर देश को जागृत किया। इस घटना ने हरियाणा पुलिस और प्रशासन में गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.